नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो ई पेपर डाउनलोड होने में कुछ इशू आ रहा था, तो वैसे ही बता देता हूँ कौन कौन से इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हम इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम तरुण तेजपाल जो सेक्सुअल असोल्ट के केस में बरी हुए हैं, इस जजमेंट से संबंधित कुछ एस्पेक्ट्स जानेंगे जिन्हें जनरली इस्तेमाल किया जा सकता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमियों के बारे में। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे अफगान वार में यूएसए के द्वारा कौन कौन सी गलतियां की गई। वैसे तो देखो जनरल पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एक दो नए एस्पेक्ट्स भी हैं कि अफगान वार में यूएसए के द्वारा क्या गलतियां की गई। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पार्टीज को कहा था कि आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA एक्ट 1976 का उल्लंघन किया है। कैसे? देखो FCRA एक्ट 1976 में प्रोविज़न ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में फॉरेन सोर्सेज से पॉलिटिकल डोनेशन नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ऐसी कंपनी से चंदा प्राप्त किया जो रजिस्टर्ड तो इंडिया में थी, लेकिन उन कंपनीज के मेजॉरिटी शेयर्स वेदांता कंपनी के पास थे और वेदांता एक फॉरेन कंपनी है। तो इफेक्टिवली देखो दोनों पार्टीज ने वेदांता कंपनी से पैसा प्राप्त किया जो कि एक फॉरेन कंपनी है। ये साफ साफ FCRA एक्ट 1976 का उल्लंघन था और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप जिम्मेदार हो FCRA एक्ट 1976 के वायलेशन के लिए। इसके बाद क्या हुआ? वैसे तो देखो बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की शायद ही किसी मुद्दे पर एक सहमति हो, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की इस जजमेंट के बाद दोनों पार्टीज एक साथ आ गई और 2016 और 2018 में सरकार ने FCRA एक्ट को ही अमेंड कर दिया और जो इन्होंने चंदा प्राप्त किया था दोनों पार्टीज ने फॉरेन सोर्सेज से, उसको लीगलाइज कर दिया। यानी एक्ट को अमेंड करके पहले जो रोक लगी थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा प्राप्त नहीं कर सकती फॉरेन सोर्सेज से, ये रोक हटा दी और वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी 1976 से ही ये रोक हटा दी, पीछे जाके रोक हटा दी कि पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज ने चंदा प्राप्त किया है तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। इसके अलावा भी पिछले 6-7 सालों में सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने के बजाय बल्कि और ज़्यादा ओपेकनेस आती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर पहले सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनीज ही पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती थी, लेकिन अब वो कंपनीज जिनको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो कंपनीज भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती हैं। पहले देखो एक लिमिट हुआ करती थी कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका सिर्फ 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के तौर पर दे सकती हैं। अब इस लिमिट को भी खत्म कर दिया गया है। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान देखो ये होगा, शेल कंपनीज बनाई जाएंगी, डब्बा कंपनीज। उनको बनाने का मकसद सिर्फ इस प्रकार के काम करना है। वो कंपनी एक्चुअल में काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ इस प्रकार के कामों के लिए ऐसी कंपनीज बनाई गई हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए। इसके बाद 2017 में सरकार कुछ और रूल लेके आई। जैसे देखो पहले एक रूल ये हुआ करता था, 20,000 से कम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी इंडिविजुअल से या फिर ग्रुप से चंदा मिलता है तो उसका सोर्स बताने की आवश्यकता नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिलता था ना, वो जानबूझ के ऐसे टुकड़ों में दिखा देते थे कि हाँ 17,000 हमें X से मिला है, 18,000 Y से मिला है। अब X और Y का नाम तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि रूल तो ये था ना
20,000 से कम का चंदा अगर किसी इंडिविजुअल से मिला है तो उसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन 20,000 की जगह थ्रेशोल्ड रख दिया गया 2,000। मतलब अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 2,000 से कम का चंदा प्राप्त हुआ है तो उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा प्राप्त हुआ है, 2,001 किसने दिए हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन को नाम बताना होगा कि 2,001 रुपये किससे प्राप्त हुए, 1999 किससे प्राप्त हुए, इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है किस इंडिविजुअल ने दिए, लेकिन 2,000 से ऊपर अगर 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तो पॉलिटिकल पार्टी को नाम बताना होगा इलेक्शन कमीशन को कि इस पर्सन से प्राप्त हुए। अब देखो, इसका कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए दिए किसी पर्सन ने, महेश ने। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, महेश का नाम नहीं बताएगी इलेक्शन कमीशन को। तो आपने सोचा होगा कैसे, 1 लाख रुपए अगर महेश से मिले हैं तो नाम तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, 1 लाख को डिवाइड करेंगी कई सारे टुकड़ों में, 1900 का टुकड़ा बना दिया, 1800 का टुकड़ा बना दिया, मतलब इस 1 लाख रुपए को कई सारे 2,000 से कम के टुकड़े बना के बांट देगी और इलेक्शन कमीशन को बोलेगी हमें 1 लाख रुपए सीधे नहीं प्राप्त हुए, हमें तो ये छोटी छोटी रकम प्राप्त हुई थी। तो बस इन छोटी 2,000 से कम की रकम के लिए तो उन्हें नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। तो महेश कुमार तो बच गया, उसका नाम बताना ही नहीं पड़ा पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने टुकड़े बना के दिखा दिए इलेक्शन कमीशन को 2,000 से कम के। इसके बाद इशू आता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। सरकार ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है और इसके बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन आज जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनका ये मानना है कि देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से थोड़ी बहुत जो ट्रांसपेरेंसी थी वो भी चली गई है। अब पता ही नहीं लगता कि किस कंपनी ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे ना, उससे पहले एडीआर ने एक पीआईएल फाइल की थी। एडीआर मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि सर जी, वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दो, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ना बेच के आप ये इंश्योर करवाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एडीआर ने ये तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है, पता ही नहीं लगता कि कौन सी कंपनी ने कितने का चंदा दिया है किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सहायता से मैच की जा सकती हैं चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे देखो, सारी कंपनीज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं एनुअली। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी एनुअल रिपोर्ट फाइल की जाती है कि उन्हें कितना चंदा प्राप्त हुआ इस साल। तो इन सब से मैच किया जा सकता है ना कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किससे कितना चंदा प्राप्त हुआ। राइटर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे ये बात बोल दी। आम आदमी जो ये जानना चाहता है कि किस कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, क्या वो हमारे देश में जितनी कंपनीज हैं सबकी डिटेल खंगालेगा। मान लीजिए आपको जानना है कि टीसीएस ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है, तो क्या आप टीसीएस की पूरी डिटेल्स खंगालोगे? चलो टीसीएस छोड़िए, आपको सिर्फ यही जानना है कॉमनली कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कौन कौन सी कंपनीज ने कांग्रेस को या फिर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से चंदा दिया। हमारे देश में तो देखो 12 लाख कंपनीज हैं, क्या आप 12 लाख कंपनीज के जो एनुअल रिपोर्ट है वो जानोगे? और उससे भी ज़्यादा, चलो मान लिया कि आप किसी के पास में खाली टाइम है, आपके पास तो है नहीं, किसी के पास में खाली टाइम है और वो 12 लाख कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स खंगालना चाहता है। सारी कंपनीज तो एनुअल रिपोर्ट फाइल करती नहीं ना, मतलब ऐसी कंपनीज, ये देखो कंपनीज एक्ट 2013 में ये तो अनिवार्य है, ये टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगी सारी कंपनीज हैं, लेकिन सारी कंपनीज एनुअल रिपोर्ट भी जारी नहीं करती। इवन देखो इससे भी ज़्यादा, मान लीजिए आपने किसी कंपनी की रिपोर्ट को देखा तो उसमें अलग अलग थोड़ी ना दिया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से हमने बीजेपी को इतना चंदा दिया, कांग्रेस को इतना चंदा दिया। वो डेटा एग्रीगेट होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में पहले सेक्शन 182 में एक बाउंडेशन हुआ करती थी कि कंपनीज को बताना होता था कि अलग अलग उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट 2017 के फाइनेंशियल बिल में हटा दी गई।
अब कंपनीज को एनुअली ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने अलग अलग किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। मतलब उन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने बीजेपी को इतना डोनेशन दिया और कांग्रेस को इतना दिया। उन्हें सिर्फ एक सिंगल रकम बतानी है कि 1 करोड़ का हमने पॉलिटिकल डोनेशन दिया, किसी को भी दिया हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया। और देखो इससे भी ज़्यादा ये भी कंपनीज को बताने की जरूरत नहीं है कि सारा का सारा डोनेशन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से ही दिया। दूसरे माध्यम से भी तो दिया जा सकता है ना, सीधा चेक दिया जा सकता है और किसी माध्यम से दिया जा सकता है। तो फिर कैसे आम जनता पता लगाएगी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हुआ किस कंपनी से? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मजाक कर दिया बिल्कुल ये बोल के कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आपस में मैच कर लो, और कोई जैसे काम ही नहीं है। वैसे देखो इसके बाद राइटर अपनी बात को जारी रखते हैं, जैसे तैसे करके अगर कंपनी से डेटा प्राप्त कर भी लिया तो आगे दिक्कत आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो डेटा नहीं देंगी ना। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, हर साल उन्हें एनुअल ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है और जिसमें उन्हें बताना होता है टोटल डोनेशन कितना प्राप्त हुआ और इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन कितना प्राप्त हुआ। ये रिपोर्ट जो आधी अधूरी होती है, ये रिपोर्ट देने में भी काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। जैसे देखो 2019-20 की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने कुछ ही दिन पहले अवेलेबल करवाई थी। बीजेपी ने तो अभी तक अपनी ये एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने डेट एक्सटेंड की है 30 जून तक। इसलिए ये जो सजेशन है सुप्रीम कोर्ट का कि आप मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, जैसे यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करवाती है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता लग जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। सबसे आसान चीज़ पता क्या है, कोई भी पर्सन जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से, वो इलेक्टोरल बॉन्ड तो एसबीआई से परचेज करेगा ना। तो एसबीआई के पास आरटीआई लगा के ये पता लगाया जा सके कि किस इंडिविजुअल ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर एसबीआई दे दे, बेशक आरटीआई के माध्यम से दे दे, तो ये सबसे ज़्यादा आसान है किसी वोटर के लिए पता लगाना कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस डोनर ने डोनेट किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से और कितना। देखो इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इलेक्शंस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस तो देखो किसी भी डेमोक्रेसी की नींव है, लेकिन है नहीं ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल फंडिंग में, तो मतलब हमारी डेमोक्रेसी की जो नींव है वो कमज़ोर हो रही है। इसका नतीजा ये निकल रहा है, वैसे तो हमारी डेमोक्रेसी में 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम है, हर एक पर्सन का 1 वोट होगा, लेकिन देखो जो चोरी छुपे चंदा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा, बाद में पॉलिटिकल पार्टी तो उसकी तो बात मानेगी ना, तो मतलब उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो अपनी बात मनवाएगा, उसने पैसा डोनेट किया है पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन आम जनता, आम पर्सन जिसका 1 वोट हो उसकी तो कोई बात सुनेगा नहीं, जिसने चंदा दिया है ज़्यादा उसकी बात सुनी जाएगी। ये नुकसान होता है अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इलेक्टोरल फंडिंग में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन राइट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? तहलका मैगजीन के प्रमुख तरुण तेजपाल, इन पर देखो 2013 में एक महिला एम्प्लॉय पर सेक्सुअल असोल्ट के चार्जेस लगे थे, आरोप लगा था। कई साल तक गोवा की एक ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और इसके बाद कुछ दिनों पहले उस ट्रायल कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। उसके बाद से काफ़ी डिबेट स्टार्ट हो गई गोवा की ट्रायल कोर्ट के इस फैसले पर। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने देखो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील फाइल की इस एक्विटल के अगेंस्ट, यानी गोवा की ट्रायल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पूरे अपने जजमेंट में विक्टिम को विक्टिम के तौर पर ट्रीट किया ही नहीं है। जजमेंट से ये लगता है जैसे पहले से ही उन्होंने एक धारणा बना ली थी कि रेप सर्वाइवर जो हैं या फिर सेक्सुअल असोल्ट सर्वाइवर जो हैं वो तो बिल्कुल ट्रेमेटाइज हो जाती हैं, यानी सदमे में आ जाती हैं। मतलब उनकी जो सोच है ट्रायल कोर्ट के जज की वो स्टीरियोटाइपिंग वाली है। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या कमियां हैं गोवा की ट्रायल कोर्ट के इस फैसले में। सबसे पहला पॉइंट तो देखो यही है, जजमेंट में एक आर्गुमेंट ये दिया गया है कि सेक्सुअल असोल्ट के सर्वाइवर ऐसे नहीं बिहेव करते, वो बिल्कुल नॉर्मल थी।
तो ये तो देखो बिल्कुल स्टीरियोटाइपिंग हो गई कि सेक्सुअल असोल्ट के सर्वाइवर को कैसे बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें सदमे में आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जजमेंट में देखो इस बात को भी इग्नोर कर दिया गया। इस बात के एविडेंस हैं कि घटना के बाद तरुण तेजपाल ने पर्सनल एपोलॉजी भेजी थी, मतलब पर्सनली माफ़ी मांगी थी विक्टिम से, लेकिन इस बात को मानने से इनकार कर दिया ट्रायल कोर्ट के जज ने। उन्होंने कहा कि तरुण तेजपाल ने ये पर्सनल माफ़ी मांगी विक्टिम के दबाव में आके, विक्टिम ने धमकाया था, इसके बाद तरुण तेजपाल ने माफ़ी मांगी, अदरवाइज वो माफ़ी नहीं मांगते, उन्होंने कुछ किया नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, इस जजमेंट में देखो जो विक्टिम की पास्ट सेक्सुअल लाइफ है उसको क्वेश्चन किया गया है। राइटर कहते हैं 2002 में देखो 172वीं रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन के आधार पर इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बदलाव किया गया था। जो डिफेंस के वकील हैं वो रेप सर्वाइवर से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जिससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कमज़ोर हो। अगर देखो ये मान भी लिया जाए कि विक्टिम के पास्ट में किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशंस थे, तो इससे देखो तरुण तेजपाल को या फिर किसी दूसरे पर्सन को लाइसेंस तो नहीं मिल सकता ना कि आप सेक्सुअली असोल्ट करोगे उस महिला को। नेक्स्ट पॉइंट समझ गए ना। राइटर कहते हैं इस जज मतलब पूरे केस में इवन जज को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था डिफेंस पक्ष के वकील को कि वो विक्टिम से उनकी पास्ट सेक्सुअल लाइफ से क्वेश्चन पूछें, लेकिन जज ने अलाउ कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पास्ट जजमेंट के अगेंस्ट है। इसके बाद जज ने एक पॉइंट देखो ये नोट किया कि विक्टिम ने जो स्टेटमेंट्स दी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। राइटर इसके जवाब में ये बोलते हैं देखो पुलिस को जो स्टेटमेंट दी और उसके बाद कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट दी, ये दोनों स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए। इसके अलावा विक्टिम ने अपने किसी जानकार को कुछ बोला या फिर मीडिया इंटरव्यू में कुछ बोला, कोई जरूरी नहीं सेम हो। अब विक्टिम जो है अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अलग अलग वर्ड्स में अपनी बात को रखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ वर्ड जो हैं इधर उधर हो जाएं, इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएं। पुलिस को दी गई स्टेटमेंट और कोर्ट को दी गई स्टेटमेंट ये दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन जज ने एक ईमेल को इंडिकेट किया कि इस ईमेल में विक्टिम ने जो बोला था किसी दूसरे पर्सन को वो अलग है। तो राइटर कहते हैं ये तो देखो अपने आप में हास्यास्पद है। अगर क्राइम की घटना के बाद अलग अलग लोगों से विक्टिम मिलेंगे तो हो सकता है कि घटना का बयान वो करें जब वर्ड्स जो हैं वो थोड़े चेंज हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विक्टिम की आइडेंटिटी से संबंधित है। देखो आईपीसी को यानी इंडियन पिनल कोड को 1983 में अमेंड किया गया था और रेप के विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था सेक्शन 228A की सहायता से। मतलब कोर्ट की जजमेंट में देखो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती जिससे विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो। पूरे केस में विक्टिम को सिर्फ विक्टिम बोला जाए और नाम उसका ना लिखा जाए, लेकिन इस जजमेंट में देखो विक्टिम के हस्बैंड नेम, हर ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज कर दी गई हैं। तो ट्रायल कोर्ट के जज के द्वारा ऐसा करना ना सिर्फ आईपीसी सेक्शन 228A का उल्लंघन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी उल्लंघन है। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रामदेव सिंह 2003 का ये केस है, इसमें साफ तौर पे बोला गया था कि कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वो अपनी जजमेंट में विक्टिम को सिर्फ विक्टिम नाम से बुलाएंगे, उनके रियल नेम से नहीं बुलाया जाएगा। ये सारे आर्गुमेंट्स देके कंक्लूजन में बोला जाता है जब देखो इतने हाई प्रोफाइल केस में ऐसा हो सकता है, जज बेसिक गलतियां कर सकते हैं, तो जो आम विक्टिम्स हैं उनके केसेस को जज कैसे डील करते होंगे ये देखने की आवश्यकता है। पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सेंसिटाइजेशन आना चाहिए, ये आज के समय की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वुमेन राइट्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अफगान वार में यूएसए की 3 मिस्टेक्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अफगान वार में यूएसए के द्वारा कौन सी 3 गलतियां की गई? वैसे देखो आर्टिकल में तो 3 ही गलतियों की बात की जाती है, हम काफ़ी सारी गलतियों की बात करते हैं ताकि ऐसा कोई टॉपिक आता है आंसर्स में तो आप लिख सको। सबसे पहली चीज़, यूएसए ने देखो इतिहास से नहीं सीखा।
इवन 19th सेंचुरी में और 20वीं शताब्दी में भी कई सारे ग्रेट पावर्स ने अफगानिस्तान में अटैक किया, लेकिन सबको हार का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी जगह जहां पर देवता भी आने से डरते हैं, भगवान भी आने से डरते हैं। जैसे देखो 1839 में, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था। तो ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया था 1839 में। दोस्त मोहम्मद का रूल हुआ करता था, उसको हटा के शाह शुजा को रूलर बनाया गया था, लेकिन रेसिस्टेंस पैदा हुआ। मेनली पाश्तून वॉरियर्स जो हैं उन्होंने रेसिस्टेंस क्रिएट किया। आज जो तालिबान है मेनली उसमें भी पाश्तून्स हैं। तो उस समय भी 1839 में पाश्तून वॉरियर्स ने रेसिस्टेंस क्रिएट किया था और कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद देखो रशियंस की बात की जाती है। यूएसएसआर एम्पायर ने 1979 में इंटरवेंशन किया था अफगानिस्तान में, लेकिन मुजाहिदीन्स ने रेसिस्टेंस क्रिएट किया और यूएसएसआर को भी हार का सामना करना पड़ा। तो यूएसए को इतिहास से सीखना चाहिए था। दूसरी गलती, अगर देखो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया भी था तो यूएसए को अपने रोल्स, अपने जो एम्बिशंस हैं वो ज़्यादा हाई फाई नहीं रखने चाहिए थे। उन्हें ये लक्ष्य रखना चाहिए था कि हम अफगानिस्तान में जो अलकायदा है, जो जिम्मेदार है 2001 के अटैक के लिए यूएसए में, उनको पकड़ेंगे, उनके आतंकवादियों को पकड़ेंगे, टेरर नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस चले जाएंगे। नहीं, लेकिन यूएसए ने काफ़ी एम्बिशियस गोल्स रख लिए कि हम तो बिल्कुल तालिबान को हराएंगे। देखो तालिबान को सत्ता से हटाना एक बात है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान को हराना ये एक बहुत बड़ी बात है। तालिबान जो बिल्कुल जनता में मिक्स हो जाते हैं, जिन्हें रूरल एरियाज में जनता की सपोर्ट भी हासिल है, तो उनको पूरी तरह से नहीं हराया जा सकता और यूएसए भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और देखो 2001 में जब तालिबान को सत्ता से हटाया गया था ना, तो तालिबान ने सरेंडर की पेशकश की थी। उस समय अगर यूएसए मान लेता तो आज ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। 20 साल तक वार चलता रहा, लेकिन यूएसए ने तालिबान के सरेंडर के ऑफर को स्वीकार नहीं किया था। और इससे भी ज़्यादा 2 साल बाद 2003 में यूएसए ने इराक में भी इंटरवेंशन कर दिया सद्दाम हुसैन के रूल को ख़त्म करने के लिए। ये भी यूएसए की एक बड़ी गलती थी। जब एक जगह आप बड़ा युद्ध लड़ रहे हो तो पैरेलली आपको दूसरे देश में जाके बड़ा युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन इराक में यूएसए ने युद्ध लड़ा, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी इम्पोज की, जैसी अफगानिस्तान में कोशिश की गई थी ऊपर से डेमोक्रेसी को इम्पोज करने की। तो इसका नतीजा ये निकला, इराक में 2014 में आईएसआईएस आ गया। तो आईएस इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने के लिए यूएसए ने अपना ध्यान यहाँ पे लगाया। तो ऐसी सिचुएशन में तालिबान धीरे धीरे पावरफुल होता गया। आज के समय में देखो तालिबान पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 22% जो अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर तालिबान का कब्जा है, 24% डिस्ट्रिक्ट्स पर अफगानिस्तान की सरकार का कब्जा है और बाकी एरिया जो है कंटेस्टेड है, मतलब किसी का साफ साफ तौर पे कब्जा नहीं है। मतलब पिछले 20 सालों में तालिबान अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और देखो चलो मान लिया कि यूएसए को एग्जिट करना था अफगानिस्तान से, भैया 2 लाख फोर्सेस हैं अफगान गवर्नमेंट की, इतना आसान भी नहीं है अफगानिस्तान सरकार को हराना। आपने तो बिल्कुल तालिबान के आगे घुटने ही टेक दिए। आपको तालिबान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए था, कम से कम सीज फायर साइन होता, कुछ शर्तें मानता तालिबान, कुछ कंसेशन देता, वैसा एग्रीमेंट आपको साइन करना चाहिए था। आपने तो पूरी तालिबान से बातचीत कर ली और अफगान सरकार को बातचीत में शामिल ही नहीं किया। तो तालिबान ने अपनी मनमानी की, अफगान सरकार की पोजीशन कमज़ोर हुई। अभी देखो सिचुएशन ये है, जो तालिबान के शहर हैं, जो अफगानिस्तान के शहर हैं ना, सिटीज़ हैं, वहाँ पे तालिबान को सपोर्ट हासिल नहीं है। शहरों को लेना आसान नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज़ में तालिबान को सपोर्ट हासिल है। क्यों? क्योंकि देखो यूएसए ने इंटरवेंशन किया अफगानिस्तान में उससे पहले और उसके बाद में रूरल एरिया के लोगों के लिए सिचुएशन सेम है। तो उनको तालिबान से भी कोई शिकायत नहीं है, उनको अफगान गवर्नमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उनको लगता है कि कोई भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहरों के लोगों ने राइट्स एंजॉय किए हैं अफगान सरकार के कार्यकाल में। वो नहीं चाहते कि तालिबान का रूल फिर से आए। तो तालिबान जब शहरों में कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए तालिबान के द्वारा शहरों पे कब्जा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो कब तक, अगर गोली के दम पे अफगान सरकार बिल्कुल घुटने टेक देती है तो फिर लोग थोड़ी ना अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकेंगे। यही दिक्कत है। नेक्स्ट,
गलती यूएसए ने यह की पाकिस्तान का सपोर्ट लेके। पाकिस्तान ने देखो हमेशा डबल क्रॉस किया है यूएसए को, ऊपर ऊपर से मदद की है पाकिस्तान ने यूएसए को कि हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे पाकिस्तान ने तालिबान लड़ाकों को जगह दी, उनका इलाज करवाया, उनको हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दी। तो पाकिस्तान चाहता ही नहीं था कि अफ़गानिस्तान में कभी वार ख़त्म हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब तक वार चल रहा था पाकिस्तान को थोड़ी बहुत लीवरेज हासिल थी यूएसए के ऊपर। हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान में जब वार ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं यूएसए को, और यूएसए अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा पाकिस्तान को। लेकिन यूएसए ने कभी ये बात समझी नहीं। ये सारी गलतियाँ यूएसए के द्वारा की गई अफ़गानिस्तान में, जिसका नतीजा ये निकला अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अफ़गानिस्तान में, और आने वाले समय में और भी वायलेंस पैदा हो सकता है। एक तरफ अफ़गान सरकार पूरी कोशिश करेगी कि तालिबान के हाथ में सत्ता ना जा पाए, और यूएसए के जाने के बाद तालिबान पूरी कोशिश करेगा कि पूरे अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।